हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की श्रृंखला का तीसरा लेक्चर, यानी व्यापार अधिग्रहण या व्यवसाय अधिग्रहण का तीसरे लेक्चर में बात कर रहे हैं। इससे पहले दो लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं। ये दो लेक्चर में 1 और 2 में मीनिंग ऑफ एक्विजिशन यानी व्यापार क्रय का अर्थ क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स की सहायता से, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन व्यापार अधिग्रहण या व्यवसाय अधिग्रहण के संबंध में लेखांकन किस तरह से किया जाता है, उसके अलावा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी विक्रेता की जो देनदार हैं उनको कंपनी नहीं खरीदती है, लेकिन विक्रेता की ओर से कंपनी जब देनदारों से राशि प्राप्त करने, वसूल करने और विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व जब उठा लेती है, तो ऐसी दशा में हम लेखांकन किस तरीके से करते हैं। पिछले एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के पार्ट 2 के लेक्चर में अपन ने ये सीखा था कि कंपनी के द्वारा विक्रेता के देनदार और लेनदारों से राशि वसूल करने और भुगतान करने का कार्य दो तरीके से किया जा सकता है। एक वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से लेखांकन करते हुए और दूसरा वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से लेखांकन करते हुए। तो ये सारी चीज़ें अपन पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के पार्ट 3 यानी तीसरे लेक्चर में अपन दो महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। एक तो है गारंटी बाय वेंडर, विक्रेता द्वारा कंपनी को गारंटी दी जाती है, क्योंकि विक्रेता जो है वो अपने व्यवसाय से अच्छे से परिचित है, अपने देनदारों और लेनदारों से परिचित है, इसलिए वो गारंटी देता है। और कंपनी चूंकि पहली बार वो व्यवसाय खरीद रही है, उस व्यापार के देनदार कैसे हैं, लेनदारों की प्रकृति कैसी है, कितने समय पर चुकाने वाले हैं, कितने समय पर नहीं चुकाने वाले हैं, ये सारी बातें कंपनी को पता नहीं है, इसलिए कंपनी विक्रेता से गारंटी चाहती है। तो गारंटी के संबंध में हम क्या और कैसे करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज अपन चर्चा करने वाले हैं वो है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन, अर्थात कंपनी का जो पंजीयन होता है, कंपनी का जो समामेलन होता है, उस समामेलन की तारीख से पहले के लाभ और समामेलन की तिथि के बाद के लाभों की गणना कैसे करते हैं और इन लाभों का उपयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन अभी लगातार में इस तीसरे लेक्चर में, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के इस तीसरे लेक्चर में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से चैप्टर को, जो नोट्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, वो नोट्स देखते रहें और साथ में सुनते भी रहें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे वापस लिख करके ज़रूर भेजें ताकि अपन उसको क्लेरिफाई कर सकें। तो आइए बात करते हैं विक्रेता द्वारा गारंटी। विक्रेता द्वारा गारंटी। क्रेता कंपनी को विक्रेता द्वारा देनदारों, लेनदारों एवं लाभांश के संबंध में गारंटी दी जाती है। ये पहली लाइन जो ऊपर स्क्रीन में अपने को दिख रही है, ध्यान दीजिए। क्रेता कंपनी को गारंटी किसको मिल रही है? कंपनी को। देने वाला कौन है? विक्रेता। किस बात की गारंटी? देनदारों की गारंटी, लेनदारों की गारंटी और लाभांश की गारंटी। ये 3 प्रकार की गारंटियां हैं। पहली तरह की गारंटी देनदारों के संबंध में क्या है कि देनदारों या बिल रिसीवेबल से वसूली के संबंध में गारंटी होती है। गारंटी देने वाला कौन है? जो विक्रेता फर्म है वो गारंटी देने वाला है।
और गारंटी किसको मिल रही है? कंपनी को मिल रही है। किस बात की गारंटी? जैसे अपन पहले पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं कि देनदारों ऑब्लिक बिल रिसीवेबल से वसूली के संबंध में गारंटी। क्या है ये गारंटी? कि गारंटी से कम राशि की वसूली होने पर विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, ये गारंटी है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में देनदार 20,000 रुपये दिखाए हुए हैं, डेटर्स इक्वल्स टू 20,000। अब विक्रेता ये गारंटी देता है कि हमारे देनदार जितने पुस्तकों में दिखाए हुए हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे, यानी डेटर से वसूली कम से कम कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये वसूली हो जाएगी। अब यदि कंपनी देनदारों को खरीद लेती है और बाद में कंपनी को उन देनदारों से केवल 18,000 ही वसूल होते हैं, तो 20,000 की गारंटी दी, 18,000 रुपये वसूल हुए, तो ये जो 2,000 रुपये कम वसूल हुए, ध्यान दीजिए, गारंटी से कम राशि की वसूली, यानी 2,000 रुपये जो कम वसूल हुए वो 2,000 रुपये कंपनी उस विक्रेता फर्म से वसूल कर लेगी और विक्रेता फर्म को अपने गारंटी के समझौते के अंतर्गत 2,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये गारंटी हुई नंबर फर्स्ट, देनदारों से वसूली के संबंध में गारंटी। इसी तरह नंबर सेकंड जो दूसरी गारंटी है वो है लेनदारों अथवा बिल पेबल को भुगतान के संबंध में गारंटी। अब भुगतान के संबंध में क्या गारंटी होगी? कि एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाती है और गारंटी से अधिक राशि का भुगतान यदि करना पड़े तो जितना अधिक भुगतान कंपनी कर रही है अपने लेनदारों को या बिल पेबल को, उस आधी की राशि का पुनर्भरण यानी आधी की राशि वो पुनः वसूल करेगी। किससे? विक्रेता से वसूल करेगी। तो क्या बात हुई कि गारंटी से अधिक राशि का भुगतान होने पर विक्रेता द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। ये नंबर 2 गारंटी। नंबर तीसरी जो गारंटी है वो है लाभांश के संबंध में गारंटी। देखिए लाभांश क्या होता है कि कंपनी अपने जो अंश इशू करती है उन अंशों पर, यानी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल पर प्रत्येक वर्ष के अंत में एक लाभांश उनको देती है, डिविडेंड देती है। और डिविडेंड जो है वो कंपनी कितने लाभ कमा रही है उस पर निर्भर करता है। यदि कंपनी के पास लाभ ज़्यादा है तो लाभांश भी ऊंची दर से दिया जाएगा। कंपनी के कमाए गए लाभ कम है तो लाभांश की दर भी नीची रह जाएगी। और यदि किसी वर्ष कंपनी को बिल्कुल लाभ होता ही नहीं है या हानि हो जाती है तो लाभांश कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यानी 0% लाभांश हो जाएगा। तो यहाँ लाभांश के संबंध में गारंटी क्या होती है कि एक निश्चित प्रतिशत की दर से कंपनी लाभांश बांट सकेगी, अर्थात एक सफिशिएंट अमाउंट में कंपनी को प्रॉफिट अर्न होंगे, इस बात की गारंटी विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को दी जा रही है। अब यदि गारंटी से कम लाभ होते हैं तो जितने कम लाभ हुए वो विक्रेता द्वारा कमी की पूर्ति कर दी जाएगी। ये गारंटी की बात हुई। अब जो खास बात है कि 3 तरह की गारंटी कौन दे रहा है? विक्रेता। किसको दे रहा है? क्रेता कंपनी को। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? क्रेता कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए आगे देखिए, गारंटी की पूर्ति हेतु कंपनी द्वारा परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी में से कुछ राशि रोक ली जाती है। जितना क्रय के बदले में क्रय प्रतिफल चुकाना है वो सारा का सारा कंपनी नहीं चुकाती है, बल्कि उसमें से कुछ निश्चित राशि इस गारंटी की ये जो क्षतिपूर्तियां हैं उनको करने के लिए, गारंटी की पूर्ति करने के लिए कुछ राशि रोक ली जाती है एवं विक्रेता को पीसी का भुगतान, जो विक्रेता को परचेज कंसिडरेशन के भुगतान हेतु जो इक्विटी शेयर निर्गमित किए गए थे उन इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रोक लिया जाता है। ये डिविडेंड कब रोकेंगे? जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है और कंपनी जब डिविडेंड घोषणा करती है, लाभांश की घोषणा करती है और जब लाभांश का भुगतान करेगी तो अन्य सारे इक्विटी शेयर होल्डर को तो भुगतान कर देगी, लेकिन जो इक्विटी शेयर विक्रेता फर्म को दिए गए हैं उन इक्विटी शेयर की होल्डर विक्रेता फर्म है, यानी विक्रेता फर्म के हिस्से की जो इक्विटी शेयर हैं उनका डिविडेंड रोक लिया जाता है। और फिर गारंटी अवधि पूर्ण होने के बाद
अंतिम हिसाब कर दिया जाता है, अर्थात जितने भी रुपए लेने अथवा देने शेष है वो लेकर के या दे करके पूरा हिसाब किया जाता है। तो ये जो स्क्रीन अपने सामने दिख रही है, इस स्क्रीन की खास बातें, 3 बातें इसमें लिखी हैं कि गारंटी 3 तरह की, देनदारों के संबंध में, लेनदारों के संबंध में, लाभांश के संबंध में। यदि गारंटी होती है तो कुछ राशि परचेज कंसिडरेशन में से रोकी जाती है, और रोकी गई राशि और पूरा का पूरा हिसाब कब किया जाएगा? जब गारंटी अवधि समाप्त हो जाती है। अब अपन आगे देखते हैं कि यदि गारंटी है तो क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में इस गारंटी का पूरा हिसाब दिखाने के लिए विक्रेता का गारंटी अकाउंट बनाती है। वेंडर्स गारंटी अकाउंट बनाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि ये गारंटी अकाउंट कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर, यहाँ पर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अपन देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में बाय वेंडर्स अकाउंट। इस वेंडर्स अकाउंट के सामने यहाँ राशि कौन सी आएगी? यहाँ राशि आएगी परचेज कंसिडरेशन की रोकी गई राशि। परचेज कंसिडरेशन में जितनी राशि रोकी है वो यहाँ रोक लेंगे। रोकने की एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी गारंटी अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आ रहा है, इसलिए गारंटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी अकाउंट, ये रोकने की एंट्री। फिर फर्स्ट ईयर में डेबिट साइड में टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में कौन सी? देनदारों से जो राशि कम वसूल होती है वो टू डेटर्स अकाउंट। जितनी कम वसूली की राशि है वो यहाँ आ जाएगी, कम वसूली की राशि। इसी तरह टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लेनदारों को जितना अधिक भुगतान करना पड़ा है वो यहाँ आ जाएगा, लेनदारों को अधिक भुगतान। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभांश की कमी की राशि यहाँ आ जाएगी। पहले देनदारों से कम वसूली, लेनदारों को अधिक भुगतान और लाभांश की कमी, ये 3 राशियां। अब ये लाभांश की कमी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है, कुल जो अंश निर्गमित किए हैं उसकी चुकता पूंजी, टोटल पेड अप कैपिटल इनटू परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी जैसे मान लीजिए कि कंपनी को विक्रेता की तरफ से यह गारंटी मिली कि लाभांश का प्रतिशत कम से कम 10 होगा, यानी 10% कम से कम लाभांश दिया जाएगा, और कंपनी को केवल इतने ही लाभ हुए कि पहले वर्ष कंपनी 7% की लाभांश की घोषणा कर सकती थी, तो 10% की गारंटी, कंपनी के पास उपलब्ध लाभ 7%, तो यहाँ 3%, लेकिन ये 3% किसका कैलकुलेट करेंगे? टोटल पेड अप कैपिटल का। इस तरीके से ये लाभांश की कमी आ जाएगी। देन इस खाते का टोटल कर लेंगे, और टोटल करके जो ये अंतर आ रहा है BF यानी अंतर, ये अंतर आ गया टू बैलेंस CD, या यहाँ अंतर आए तो बाई बैलेंस CD। अंतर की राशि यहाँ लिख दी जाएगी। खाता पहले साल का कंप्लीट हो गया। देन अगले साल का खाता बनाएंगे सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में सबसे पहले ये जो बैलेंस CD था, फर्स्ट ईयर का अंतिम शेष था, वो आगे कैरिड फॉरवर्ड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा बाई बैलेंस BD। तो सबसे पहला काम हो गया, इस बैलेंस को हम सेकेंड ईयर में आगे ले आए, और बैलेंस आगे आने के बाद बाय डिविडेंड अकाउंट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाय डिविडेंड अकाउंट में राशि कौन सी आ रही है? हमने यहाँ लिखा है कि विक्रेता को दे प्रथम वर्ष का लाभांश रोकने की एंट्री हो रही है। विक्रेता को जो लाभांश दिया जाना है, और विक्रेता को लाभांश कौन सा दिया जाना है? जितने अंश विक्रेता के पास है, कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की दर इनटू विक्रेता के पास जो अंश पूंजी है, ये विक्रेता को दिया जाने वाला लाभांश कौन सा? प्रथम वर्ष का। एंट्री कब कर रहे हैं? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में कौन सी राशि सबसे पहले रोकी जाएगी? फर्स्ट ईयर वाली रोकी जाएगी। ये फर्स्ट ईयर की लाभांश की राशि हमने यहाँ पर रोक ली। इस तरीके से फिर इस खाते का टोटल करेंगे, फिर तीसरे साल खाता चलेगा। इस तरीके से ये खाता उतनी वर्ष कि इसी प्रकार से गारंटी खाता गारंटी की अवधि के लिए बनाया जाएगा। उपरोक्त खाते के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछे तो हम जर्नल एंट्रियां भी कर सकते हैं। जैसे देनदारों से वसूली के लिए एंट्री क्या बनेगी कि देनदारों से जितनी वसूली हो रही है नगद में वो बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी कम हो रही है वो गारंटी से ले लेंगे गारंटी अकाउंट डेबिट, और टू डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट में वसूली गई राशि, वेंडर गारंटी अकाउंट में डेबिट कौन सी राशि हुई? जो कम वसूली गई,
और टू डेटर यानी देनदारों का शेष। इसी तरीके से क्रेडिटर की और लाभांश की भी एंट्रियां कर सकते हैं। यदि लाभांश की कमी पूर्ति की एंट्री करनी हो तो वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि लाभांश की राशि रोकने की एंट्री करनी हो तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्रियां कंप्लीट की जाती है, ये गारंटी की बात। अब अपन लास्ट बात करते हैं और वो है समामेलन से पूर्व और पश्चात के लाभ या हानि। यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है, थ्योरी में भी प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि क्या होता है। समामेलन क्या होता है? समामेलन का मतलब है कंपनी का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। कंपनी का कंपनी के रूप में कोई भी कंपनी के रूप में व्यापार तभी शुरू कर सकती है जबकि उसका कंपनी के रूप में कंपनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए, और वो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वही समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन कहला रहा है। अब होता क्या है कि कंपनी द्वारा चालू व्यवसाय पहले खरीद लिया जाता है, चालू व्यवसाय का क्रय कर लिया पहले और समामेलन हुआ बाद में। पहले खरीद लिया जाता है, कंपनी का समामेलन यानी पंजीयन बाद में होता है। तब उस पहले वर्ष के संपूर्ण वर्ष के लाभों को दो भागों में विभाजित करना होता है। कौन से? देखिए, कंपनी के प्रथम वर्ष के लाभों को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग समामेलन की डेट, तिथि, समामेलन की तिथि से पूर्व की अवधि के लाभ, और दूसरे समामेलन की तिथि के बाद की अवधि के लाभ। पूर्व की अवधि प्री इनकॉर्पोरेशन, बाद की अवधि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये जो समामेलन से पूर्व की अवधि के लाभ हैं ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाते हैं, जबकि बाद की अवधि के लाभ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होते हैं ये कंपनी के पूंजीगत लाभ माने जाते हैं, क्योंकि वास्तव में कंपनी के लाभ नहीं है, कंपनी थी नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने ही व्यापार खरीदा है तो इसलिए कंपनी के लाभ है। लेकिन कौन से लाभ है? ये कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ माने जाते हैं। अतः इन लाभों में से लाभांश वितरण नहीं किया जा सकता है। दूसरे जो समामेलन की तिथि के बाद के लाभ है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आयगत लाभ होते हैं। अतः इनमें से लाभांश का वितरण किया जा सकता है। तो इस इतनी सी बात के आधार पर हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी जिस साल कंपनी बनती है, जिस साल कंपनी का पंजीयन होता है, जिस साल कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, समामेलन होता है, उस पहले साल के लाभ को समामेलन की डेट के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। समामेलन की डेट से पहले के लाभ पूंजीगत लाभ होते हैं, समामेलन के बाद के लाभ आयगत लाभ होते हैं। पूंजीगत लाभ अलग कर रखने होते हैं, आयगत लाभ अलग रखने होते हैं, और ये अलग तभी रखे जाएंगे जबकि इनका विभाजन होगा। अब ये विभाजन कैसे करते हैं? देखिए, एक बात और है कि जो पूर्व के लाभ है समामेलन की डेट से पहले के, ये एक तरह से विक्रेता फर्म से क्रय किए गए लाभ हैं। लाभ तो कंपनी के हैं लेकिन कंपनी ने ये लाभ अर्जित नहीं किए हैं, एक तरह से विक्रेता फर्म से खरीदे गए लाभ हैं, इसलिए ये पूंजीगत हैं। जबकि दूसरे वाले जो लाभ हैं यानी समामेलन के बाद के जो लाभ हैं वो कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ। तो एक तो कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ, दूसरे कंपनी द्वारा क्रय किए गए लाभ। अब इन लाभों का विभाजन कैसे करते हैं? विभाजन के लिए दो अनुपात हमें चाहिए, एक समय का अनुपात, दूसरा विक्रय का अनुपात। व्यापार क्रय से समामेलन की तिथि तक का समय अनुपात समामेलन की तिथि से अंतिम खाते बनाने का समय, ये समय का अनुपात। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का व्यापार क्रय कर लिया 1 अप्रैल को और समामेलन हुआ 1 मई को,
तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का जो 1 महीने का समय है वो समामेलन की तिथि तक का समय हो गया, और बाकी के जो 11 महीने हैं वो समामेलन के बाद का समय हो गया। तो 1:11 ये समय का अनुपात हो जाएगा। तो ये प्रश्न से सावधानी पूर्वक डेट हमें देखनी है और डेट देख करके और ये अनुपात लेना है। दूसरा अनुपात है विक्रय का अनुपात। विक्रय का अनुपात अर्थात इस समामेलन की तिथि तक कितनी बिक्री हुई है, यहाँ पर सेल्स कितनी हुई है और यहाँ पर सेल्स कितनी हुई है, इनका अनुपात ले लेंगे। वो सेल्स समामेलन से पहले की बिक्री अनुपात समामेलन के बाद की बिक्री। अब ये दोनों अनुपात निर्धारित करने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। स्टेटमेंट में पहला कॉलम तो बन गया पर्टिकुलर यानी विवरण का, उसके बाद टोटल अमाउंट क्या है, रेशियो यानी विभाजन का अनुपात, किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट समामेलन से पूर्व के लाभ कितने हैं और समामेलन के बाद के लाभ कितने हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस स्टेटमेंट में कुल मिलाकर के 5 कॉलम हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला इस स्टेटमेंट में सबसे पहला जो एंट्री या सबसे पहली अमाउंट लिखते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाता है। याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, विक्रय के अनुपात में बांट देंगे, और विक्रय के अनुपात में बांट देंगे तो प्री की राशि आ जाएगी और पोस्ट की राशि आ जाएगी। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, उन खर्चों को हम ढंग से पढ़ करके समझ करके देख लेंगे कि किस प्रकार का खर्चा है। सामान्यतः ये 4 में से किसी एक प्रकार का खर्चा होता है कि समय से संबंधित खर्चा है या विक्रय से संबंधित खर्चा है। यदि समय से संबंधित खर्चा है तो समय के अनुपात में बांट देंगे, विक्रय से संबंधित खर्चा है तो विक्रय के अनुपात में बांट देंगे। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। समय से संबंधित खर्चे, सामान्यतः खर्चे जो होते हैं वो समय से संबंधित होते हैं, जैसे वेतन, किराया, बीमा, मूल्यह्रास, बिजली, कार्यालय व्यय, अंक क्षणों की फीस, ये सारे के सारे खर्चे समय से संबंधित हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिक्री से संबंधित होते हैं, और बिक्री से संबंधित जो खर्चे होते हैं उनको हम खास तौर से ध्यान रख लें तो बाकी बचे हुए समय वाले। विक्रय से संबंधित व्यय जैसे बिक्री के व्यय, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, यात्रा के खर्चे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जावक गाड़ी भाड़ा, आउटगोइंग कैरेज आउटवार्ड, और विज्ञापन का खर्चा, बट्टे का खर्चा, ये सारे खर्चे बिक्री से संबंधित है, इसलिए विक्रय के अनुपात में यानी सेल्स के रेशियो में बांट देंगे। प्री का खर्चा आ जाएगा, पोस्ट का खर्चा आ जाएगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो समामेलन से पूर्व के यानी फर्म के खर्चे होते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया, मान लो साझेदारों का वेतन, तो साझेदार तो कंपनी में होते ही नहीं है, फर्म में होते हैं। और फर्म कब थी, समामेलन से पहले वो फर्म थी, समामेलन के बाद वो कंपनी बन गई। इसी तरीके से पूंजी पर ब्याज का खर्चा, तो पूंजी पर ब्याज केवल फर्म ही चुका सकती है, कोई कंपनी में पूंजी पर ब्याज नहीं चुकाया जाता है। तो साझेदारों का वेतन, पूंजी पर ब्याज आदि इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो समामेलन से पूर्व के खर्चे होते हैं, इनको बांटने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे प्री इनकॉर्पोरेशन वाले कॉलम में रख देते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह कुछ खर्चे जो केवल कंपनी के होते हैं, फर्म में नहीं हो सकते हैं, वो समामेलन के बाद के खर्चे कहलाते हैं, जैसे संचालकों की फीस, डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर केवल कंपनी में होते हैं, इसलिए डायरेक्टर फीस का खर्चा केवल कंपनी के लिए हुआ, यानी पूर्व का नहीं हुआ, पश्चात का हुआ। इसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, कंपनी को स्टार्ट करने के खर्चे हैं। ऋण पत्रों का ब्याज, तो डिबेंचर यानी ऋण पत्र केवल कंपनी में ही होते हैं, तो इनका ब्याज भी क्या हुआ, केवल कंपनी का ही खर्चा हुआ। तो ये कुछ खर्चे समामेलन के बाद के खर्चे, इनको भी बांटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले कॉलम में लिख देंगे और प्री इनकॉर्पोरेशन में कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। इस तरीके से ABCD 4 भागों में जो भी खर्चे हमने पहचाने हैं उन सब का टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास टोटल एक्सपेंसेज, ये टोटल एक्सपेंसेज यहाँ आ जाएगा। देन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 2, 1 में क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट, 2 में क्या आया,
टोटल एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दिए तो प्री वाले कॉलम में जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से प्री वाले खर्चे घटा दिए तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आ गया। पोस्ट वाले में से पोस्ट वाले खर्चे घटा दिए तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से कंपनी के पहले वर्ष के संपूर्ण लाभों को दो भागों में विभाजित हमने कर लिया, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए इस कैपिटल प्रॉफिट को कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकती। दूसरा जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है, कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो आज अपन ने ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यानी व्यापार क्रय वाला चैप्टर पूर्ण कर लिया है। अब आप लोगों को अपनी बुक से इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से अपनी कंप्लीट करना है और अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।